दोस्तों, ये कहानी मेरे गांव में रहने वाली मेरी एक दोस्त निधि और मेरी है, जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन वह जितना मुझसे प्यार करती थी, मैं उससे कई ज़्यादा उससे नफरत करता था। लेकिन बाद में हमें उससे बेइंतहा मोहब्बत भी हुई। लेकिन कैसे, आइए आपको सुनाते हैं अपनी प्यारी सी लव स्टोरी। निधि, ये शब्द जब मैं प्लेन में बैठा तब से मेरी जेहन में था, और जब एयरपोर्ट से बाहर आया तब भी इसी एक शब्द ने मेरे दिल और दिमाग को जकड़ कर रखा हुआ था। प्लेन में चढ़ने से पहले से लेकर अभी एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद तक मैं सिर्फ और सिर्फ यही सोचता रहा कि मैं क्या जवाब दूंगा निधि को, कि मैं क्यों एक हफ्ते बाद आया, कहाँ था मैं इतने दिन, और यदि कोई ज़रूरी काम पर भी गया था तो मैंने उसे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि मैं 2 हफ्ते बाद आऊँगा। मेरा मोबाइल क्यों बंद था। ऐसे कई सवाल उस एक शब्द के साथ मेरे अंतर्मन को छल्ली कर रहे थे। निधि से मेरी एंगेजमेंट मेरे बिजनेस टूर के पहले ही हुई थी। वो सब मामलों में मेरे लिए ठीक थी। वह एक अच्छे खानदान से थी, मुझसे प्यार करती थी और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते भी थे। और सबसे खास बात यह कि निधि के पिताश्री का मेरे बिजनेस में बैकग्राउंड सपोर्ट होना, और यदि निधि के पिताश्री का सपोर्ट हमें हमेशा के लिए चाहिए था तो उसके लिए मुझे निधि से शादी कर लेनी चाहिए थी। मेरे और निधि दोनों के घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे। सभी बेसब्री से उस दिन की राह देख रहे थे जिस दिन निधि लाल जोड़े में सज संवर कर मेरी जिंदगी और मेरे घर में आने वाली थी। पहले पहल तो मुझे भी कोई एतराज नहीं हुआ। शुरू में तो मैं भी यह मानता था कि निधि मेरे लिए एक परफेक्ट वाइफ साबित होगी। लेकिन एंगेजमेंट के बाद मैं जैसे बदल गया। मुझे निधि में कई कमियां नजर आने लगी। मैं उसकी छोटी से छोटी खामियों को लेकर दिल ही दिल यही सोचता कि यदि ऐसा ही इसने आगे भी किया तो मैं कैसे इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाऊंगा। और जैसे जैसे दिन बीतते गए ये ख्यालात मुझ पर हावी होते गया, और इसी बीच मुझे एक हफ्ते के बिजनेस टूर के लिए उत्तराखंड जाना पड़ा। जिस काम के लिए मैं उत्तराखंड आया हुआ था वह काम अपने समय पर निपट गया, लेकिन इसी दौरान मैं निधि से पूरे एक हफ्ते दूर रहा। मुझे इस बात का पक्का आभास हो गया कि निधि मेरे लिए किसी भी मायने में फिट नहीं बैठती, सिवाय एक के, और वो था उसके पिताजी का हमारे बिजनेस को सपोर्ट। क्या मैं अपने बिजनेस के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ गुजार दूं जिसे मैं प्यार ही नहीं कर सकता? ये सवाल इस टूर में मैं ना जाने कितनी बार खुद से कर चुका था, और हर बार मेरा जवाब ना में होता। भाड़ में जाए निधि, उसका पैसे वाला बाप, और यह बिजनेस। जिस दिन मुझे वापस लौटना था उस दिन कुछ ऐसे ही ख्यालात मेरे सीने में चुभ रहे थे। मैंने सोचा था कि उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसका चेहरा गुस्से से लाल होगा और वो मुझे हजारों गालियां देगी। कि मैंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन लाउडली क्राइंग दिल कर रहा था कि कहीं दूर चला जाऊं। निधि से दूर, उसके पैसे वाले बाप से दूर, इन सब से दूर। इतना पैसा तो मैंने कमा ही लिया था कि अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। लेकिन घर वाले क्या कहेंगे, वो लोगों को क्या जवाब देंगे, ऐसे ना जाने कितने सवालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। तुम आ रहे हो ना? एक हफ्ते पहले जब मुझे वापस आना था तब मेरी फ्लाइट के लिए घंटा ही बचा था जब उसने मुझे कॉल किया था। हाँ, आ रहा हूँ, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। नफरत सी हो गई थी मुझे उससे, उसकी आवाज़ से, हर उस चीज़ से जिसे वह पसंद करती थी। लेकिन क्यों? इसका कारण शायद मैं खुद भी नहीं जानता था। दिल ही नहीं कर रहा था वापस घर जाने का। और इसी दौरान मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने अपना मोबाइल बंद किया और जिस होटल में रुका हुआ था वहाँ से अपना सब सामान लेकर निकल गया। वैसे प्लान के मुताबिक मुझे जाना तो एयरपोर्ट था, लेकिन मैं गया नहीं। कई बार यह ख्याल आया कि घर वाले परेशान होंगे, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होगी, वगैरह वगैरह। उस वक्त मैंने सिर्फ खुद के लिए सोचा और वही किया जो मुझे ठीक लगा। मैं पूरे 2 हफ्ते तक उत्तराखंड की गलियों में यूं ही भटकता रहा और हर पल यही सोचता रहा कि कैसे मैं निधि से अपना पीछा छुड़ाऊं, कैसे मैं मेरी और निधि की शादी होने से रोक दूं।
पूरे 2 हफ्ते उत्तराखंड में भटकने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं घर जाकर निधि और उसके रईस बाप को साफ कह दूंगा कि मैं निधि से शादी नहीं कर सकता, और इसके बाद उनकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वह सह लूंगा। लेकिन अब मैं निधि से किसी भी हाल में शादी नहीं करूंगा, यह मैंने तय कर लिया था। अजय। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही किसी ने मेरा नाम पुकारा, निधि तुम। उसको एयरपोर्ट के बाहर यूं अचानक देखकर मैं बुरी तरह चौंका। जिस नाम ने, जिस शब्द ने कई दिनों से मेरे अंदर तूफान मचा रखा था, वह आज मेरे सामने खड़ी थी और मुझे वापस घर में देखकर उसकी आंखों में खुशी थी। लेकिन मेरी आंखों में दुख और नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था, और मेरी लाचारी इस हद तक थी कि मैं उससे किसी पर जाहिर तक नहीं कर सकता था। मुझे एयरपोर्ट के बाहर देखते ही वह दौड़कर मुझसे लिपट गई। कहाँ थे इतने दिन? वो जोर से लिपटकर मुझसे पूछी। उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र और प्यार दोनों था, लेकिन मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। गुस्सा तो उस पर बहुत आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से का गला घोटकर उसे शांतिपूर्वक खुद से अलग किया। मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आज अभी आने वाला हूँ? मैंने तो किसी को खबर तक नहीं दी थी। वो बोली, मैं अपने एक दोस्त को छोड़ने आई थी और यहाँ तुम्हें देख लिया। वापस मुझसे लिपटकर वह बोली, लेकिन तुम थे कहाँ इतने दिन? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे ऐसे गायब होने से घर वाले कितने परेशान हुए? मेरी तो जैसे जिंदगी रुक गई थी तुम्हारे बिना। मैं हर एक पल यही दुआ करती रही कि तुम वापस आ जाओ। पुलिस ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कहीं कुछ पता नहीं चला, और अपना मोबाइल क्यों बंद कर रखा है? वो और भी बहुत कुछ बोलती उस वक्त। यदि मैंने उसे रोका ना होता तो हो गया। अब मैं आ गया हूं ना, बस बात खत्म। मेरे बात करने के लहजे से वह थोड़ा हैरान हुई और मेरी तरफ देखकर बोली, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो तू ही है। तू चली जाए तो सारी प्रॉब्लम के आगे दी एंड का बोर्ड लग जाएगा। दिल किया कि गला फाड़कर उसे सब बोल दूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, क्योंकि उसके रईस बाप का मुझे सपोर्ट जो चाहिए था। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, मैंने कहा। फिर घर चलो जल्दी से, सब बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। वह एक बार फिर खुशी से चहकी, तुम्हारी कार कहाँ है? मैं और मेरी दोस्त टैक्सी में ही यहाँ तक आए हैं। मैंने अपनी दोस्त को कहा भी कि मैं उसे अपनी कार में छोड़ दूंगी, लेकिन वह थोड़े पुराने किस्म की मानसिकता वाली है। कहती है कि उसे मेरी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने का शौक नहीं है, और यदि मुझे उसके साथ एयरपोर्ट तक आना है तो उसके साथ टैक्सी में आना पड़ेगा। वैसे अच्छा हुआ जो मैंने उसकी बात मान ली। तुम भी तो आ गए। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूं तुम्हें वापस देखकर। काश कि मैं भी तुझे बता सकता कि मैं कितना दुखी हूं तुझे देखकर। एक बार फिर मन में आया कि यह सब उसे बोल दूं, लेकिन जुबान ने इस बार भी साथ नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और ऑफिस पर एक मैसेज छोड़ दिया कि मैं वापस आ गया हूं, और फिर मैंने अपना मोबाइल वापस बंद कर दिया। मैं जान गया था कि अब सबका क्या रिएक्शन होने वाला था। सभी तरह तरह के सवाल पूछकर दिमाग की दही कर देते, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने एक टैक्सी वाले को बुलाया और उसे शहर के बाहर बने अपने फार्म हाउस का पता देकर निधि के साथ टैक्सी में बैठ गया। घर क्यों नहीं चलते? कितना इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। एक बार फिर वही आवाज मेरे कानों में पड़ी जिसे मैं सुनना पसंद नहीं करता था। मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ। आखिर बात क्या है? तुम इतने मुरझाए हुए क्यों हो? मैंने कहा, ना कोई बात नहीं है। अब की बार मैंने थोड़ा गुस्से में बोला, जिससे निधि चुप हो गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। इसके बाद पूरे रास्ते निधि कुछ नहीं बोली, वो खामोश ही रही। मैंने एक दो बार उससे अपनी दिल की बात कहनी भी चाहिए, पर उसकी बेरुखी देख मैंने अपना मन बदल लिया और सोचा कि फार्म हाउस में ही सीधे कह दूंगा, वरना अभी यदि यही मेरे मन की बात सुन यदि वो रोने लगी तो, हल्ला करने लगी तो इसे कौन संभालेगा? इसे छूना तक पसंद नहीं है अब मुझे। ये फार्म हाउस मुझे डरावना लगता है।
टैक्सी से उतरते ही वह बोली और एक बार फिर मैं गुस्से में भर गया और एक बार फिर सोचने लगा कि जिसके साथ मैं एक पल शांति से नहीं बिता सकता उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी क्या ख्वाब बिताऊंगा। टैक्सी वाले को पैसे देकर मैं फार्म हाउस के गेट की तरफ बढ़ा। निधि ने फिर वही बात दोहराई कि उसे यह फार्म हाउस डरावना लगता है। निधि, बस भी करो अब, मैंने तेज आवाज में कहा और मेरे कड़े बर्ताव से वो एक बार फिर चुप हो गई और चुपचाप मेरे साथ फार्म हाउस के अंदर आ गई। फार्म हाउस के अंदर आने के बाद मैं एक कुर्सी पर बैठा, पर निधि वही मुझसे थोड़ी दूर में खड़ी रही। वो अब शायद मुझसे नाराज हो चली थी और यदि मेरा वश चलता तो वो सारी उम्र मुझसे नाराज ही रहे। वैसे भी उससे बात कौन करना चाहता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, पर फिर भी बात तो करनी ही थी। उसे ये तो बताना ही था कि भाड़ में जाए वो और उसका रईस बाप, अब उनसे कोई मतलब नहीं। इसलिए एक आखिरी बार बात तो करनी थी उससे। इसलिए अपने शरीर की पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने उससे फाइनली वो कहने का निर्णय लिया जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। निधि। धीमे स्वर में सिगरेट जलाते हुए मैंने उसका नाम पुकारा। बोलो। वो भी धीमे स्वर में बोली। मैंने निधि को सब सच बताने का ठान लिया था। यही सही मौका था जब मैं उसे सब बता देता कि मैं उससे ना तो प्यार करता हूँ और ना ही शादी कर सकता हूँ। मैं उसे अपने एक हफ्ते तक गुमनामी में रहने का कारण बताना चाहता था, बिना इसकी परवाह किए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, बिना इसकी परवाह किए कि यह सब जानने के बाद निधि का अमीर बाप मुझे और मेरे बिजनेस का क्या हाल करेगा। बेशक वो मुझे कंगाल कर देगा, लेकिन फिर भी मैंने सच बताने का निर्णय लिया। मेरे कंधों को पकड़कर हिलाते हुए वो बोली, तुम कुछ कहने वाले थे। बात यह है कि इतना कहकर मैं थोड़ी देर के लिए रुका और फिर खुद को मजबूत करके एक सांस में बोला, निधि, मैं नहीं जानता कि तुम्हें सुनकर कैसा लगेगा और ना ही मुझे इसकी कोई परवाह है कि तुम पर क्या बीतेगी, पर सच तो ये है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं 2 हफ्ते देरी से घर इसीलिए आया। कुछ देर पहले तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, मैं इतना उदास क्यों हूँ। अब शायद तुम्हें मालूम चल गया होगा कि तुम ही उसकी वजह हो। तो प्लीज तुम मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ ताकि मैं खुश रह सकूं। इतना बोलकर मैं चुप हो गया और निधि के जवाब का इंतजार करने लगा, पर वो कुछ नहीं बोली और ना ही अब मेरे पास कुछ बोलने के लिए बचा था। हम दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। तभी फार्म हाउस के बाहर किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं अब भी निधि के जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा था कि उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसका चेहरा गुस्से से लाल होगा और वो मुझे हजारों गालियां देगी कि मैंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। वो पहले की तरह ही शांत खड़ी मुझे निहार रही थी। इतने में किसी ने फिर से मेरा नाम पुकारा। मैं बाहर देख कर आता हूँ। निधि को इतना बोलकर मैं बाहर जाने लगा। इस दौरान निधि वहां एक सोफे शांत बैठ गई। सॉरी निधि, पर यही सच है। बाहर जाते हुए पलटकर मैं निधि से बोला, कहाँ था इतने दिन, मुझे कुछ बताना है तुझे। निधि का भाई मनोज फार्म हाउस के बाहर था। मुझे भी कुछ बताना है तुझे, पर तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ऑफिस में तूने मैसेज छोड़ा था, वहीं से तू कुछ बताने वाला। मुझे बीच में ही रोककर निधि का भाई मुझसे लिपट गया और रोते हुए बोला, भाई निशा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या बोल रहा है? तुरंत उसे दूर करते हुए मैं बोला, जब तूने ऑफिस में अपना मैसेज छोड़ा कि तू वापस आ गया है तो मैं तुरंत यहाँ तुझे बताने आ गया। निधि का एक्सीडेंट हुआ था एयरपोर्ट से कुछ दूर, 1 हफ्ते पहले, ठीक उसी दिन जिस दिन तू उत्तराखंड से वापस आने वाला था। वो तुझे एयरपोर्ट लेने जा रही थी। उसकी कोई फ्रेंड भी साथ में थी जिसे निशा एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी। इतना बोलते हुए मनोज फिर मुझसे लिपट गया। चुतिया है तू, दिमाग मत खराब कर। उसे खुद से दूर करके मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर फार्म हाउस के अंदर भागा
और उस सोफे की तरफ देखा जहां कुछ देर पहले निधि थी, पर अब वहां कोई नहीं था। मैंने पागलों की तरह निधि को आवाज दी कि देखो तुम्हारा भाई क्या बोल रहा है। मैंने पागलों की तरह निधि को पूरे फार्म घर में ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली, मानो वो कभी वहां थी ही नहीं। दिल में अब उसके लिए दर्द था जिसके लिए कुछ देर पहले नफरत थी। मैं उसे अब अपने करीब देखना चाहता था, जिससे मैं कुछ देर पहले दूर जाना चाहता था। पूरे फार्म हाउस में पागलों की तरह ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिली तो मैं वापस उस सोफे के पास पहुंचा जहां मैंने आखिरी बार उसे देखा था। फिर मेरी नज़र सामने उस दीवार पर पड़ी जहां कुछ लिखा हुआ था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर फिर जब मैंने दीवार में लिखे उन शब्दों को पढ़ा तो तेरी उस हाँ में भी मैं खुश थी और तेरी इस ना में भी मैं खुश हूँ। जब जिंदगी थी तब भी तुझसे मोहब्बत थी और आज मरने के बाद भी तुझसे मोहब्बत है। दिल में, दिमाग में, पूरे जेहन में एक बार फिर वही नाम था जो पिछले कई दिनों से मेरे अंदर घूम रहा था। फर्क सिर्फ इतना सा था कि पहले मुझे उस नाम से नफरत थी और आज एक पल में उसके लिए दुनिया भर का प्यार उमड़ आया था। मैं अब उसे अपने करीब पाना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। मैं उसे एक बार फिर से छूना चाहता था, उसको देखना चाहता था, अपनी पूरी ताकत के साथ, इस आस में कि वह फिर वापस आ जाए। मैं चिल्लाया। दोस्तों, अगर आपको ये लव स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।